गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी एंड फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स। चलिए शुरू करते हैं अब वोकैबुलरी से। फर्स्ट वर्ड है जॉल्ट। जॉल्ट मीन्स पुश और शेक अब्रप्टली एंड रफली। जैसे कि इसको एग्जांपल में ऐसे यूज कर सकते हैं, अ सर्ज इन द क्राउड बिहाइंड हिम जॉल्टेड हिम फॉरवर्ड, कि एक बढ़ती हुई भीड़ ने उसके पीछे उसको आगे धकेल दिया। रिलैक्स मतलब कि बेचैनी होना, जिससे कि प्रॉपरली रिलैक्स ना कर पाना, उस स्टेट को जिटरी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैफीन मेक्स मी जिटरी। कैफीन पीने से ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ लोग बेचैनी होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है रेकन। रेकन मीन्स टू थिंक और बिलीव। सोचने को भी रेकन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई रेकन इट्स गोइंग टू रेन, कि मुझे लग रहा है ऐसा कि बारिश होगी। नेक्स्ट इज प्यूसिटी। प्यूसिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटी और इनसफिशिएंट क्वांटिटी। जैसे कि इसको एग्जांपल में ऐसे बोल सकते हैं कि प्यूसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन की कमी होना। नेक्स्ट इज प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मीन्स रीजनेबल और प्रोबेबल, मतलब कि हो सकता है, ये इसको कहते हैं प्लॉजिबल, कि लग रहा है कि हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में बोल सकते हैं कि प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, कि ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। इट इज अ प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इज iteration. Iteration means a process of reducing something's strength or effectiveness through sustained attack or pressure. मतलब किसी चीज को लेस इफेक्टिव बनाना है या किसी की स्ट्रेंथ को कम करना by continuously attacking it और by putting pressure on it. इसका एग्जांपल में ऐसे बोल सकते हैं, council is trying to wear down the opposition by attrition. Means कि जो काउंसिल है वो अपोजिशन को कमजोर कर देना चाहती है, बार बार उस पर अटैक कर। नेक्स्ट इज वर्टिबल। वर्टिबल मीन्स जेन्युइन और ऑथेंटिक, ये किसी चीज का ओरिजिनल या फिर ऑथेंटिक होना, उसे वर्टिबल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, फोटोग्राफ्स टेकन इन अ वर्टिबल बुल रिंग, मतलब कि जो फोटोग्राफ्स ली गई थी वो ओरिजिनल बुल रिंग में थी, मतलब एक वन में नहीं थी। नेक्स्ट इज बैटर्ड। इसका मतलब कि बार बार किसी को पनिश करके उसे बुरी तरह से इंजर करना। नेक्स्ट इज स्टे द कोर्स। इसकी ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू परस्यू गोल रिगार्डलेस ऑफ एनी ऑब्स्टिकल और क्रिटिसिज्म, मतलब कि किसी भी अपने गोल को परस्यू करना भले ही उसके बीच में कितनी भी ज्यादा परेशानियां। जैसे कि इसको एग्जांपल में ऐसे यूज करते हैं, शी इंटरव्यूड द डाइटियर हु हैड फेल्ड टू स्टे द कोर्स टू फाइंड आउट व्हाई दे हैड गिवन अप, कि उसने डाइटियर्स का इंटरव्यू लिया कि जानने के लिए कि वो अपने गोल पे, मतलब डाइटिंग के गोल पे क्यों वो टिके ना रहा। Next is run its course. Run its course means complete its natural development without interference. का मतलब कि अपने आप naturally grow होने देना, for example, या complete होने देना। इसको example में ऐसे use कर सकते हैं कि the doctors advise to let the fever run its course, कि डॉक्टर ने ये एडवाइस किया कि अपने आप ही बुखार ठीक हो जाएगा, इसको ये naturally हमें रहने देनी चाहिए, सिर्फ इसको दवाई नहीं देनी चाहिए। Next is कोहार्ट। कोहार्ट से थोड़ा दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, इसका स्पेलिंग ये है कोहार्ट। कोहार्ट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कोई भी एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर एक कोई भी कॉमन सिमिलैरिटी हो। जैसे कि एग्जांपल में ऐसा है कि अ कोहार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स पेशेंटली ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन, कि एक ग्रुप है सिविल सर्वेंट्स का जो लेजिस्लेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है रोबस्ट। रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी और कैन नॉट बी ब्रोकन और फेल इजिली, मतलब जो आसानी से टूट ना सके या आसानी से फेल ना हो सके, उसे रोबस्ट, जो मजबूत हो थोड़ा। जैसे कि बोलते हैं कि अ रोबस्ट इकोनॉमी, या फिर ऐसे भी बोलते हैं, काफी बार आता है कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अ रोबस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड। तो वो चीजें हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को बनाने के लिए एक रोबस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट होना जरूरी है, ताकि सारे बिजनेसेस ग्रो हो सके। नेक्स्ट इज वाइप आउट, टू डिस्ट्रॉय और ओवरवेलमिंगली डिफीटेड, किसी चीज को पूरी तरह से हराना या फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना, उसे वाइप आउट कहेंगे। इसको एग्जांपल में ऐसे बोल सकते, द ऑयल स्पिल वुड वाइप आउट द एरियाज टर्टल पॉपुलेशन, कि अगर ऑयल स्पिल हो गया सी में या रिवर में, तो वहां के एरिया की जो टर्टल पॉपुलेशन है, कछुओं की जो सारी पॉपुलेशन है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती। नेक्स्ट है इंसिडेंटली। इंसिडेंटली बहुत ज्यादा यूज होता है और ये कनेक्टर वर्ड है, जैसे कि हाउएवर, बट, बिकॉज, ऑल्दो, ये सारे होते हैं कनेक्टर वर्ड। तो ये उसी तरह से, जैसे कि, और ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को डालने के लिए अपने एस्से में या नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसके लिए यूज होता है। इसका मतलब अगर आप बोले तो ये है बाय द वे। बाय द वे की जगह इसको आप यूज कर सकते हैं इंसिडेंटली को, या फिर एक ये भी है जिसका मतलब बाय चांस। एग्जाम्पल में इसको आप ऐसे बोल सकते हो, द इन्फेक्शन वॉज डिस्कवर्ड ओनली इंसिडेंटली एट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, की इन्फेक्शन तभी डिस्कवर्ड हो पाया बाय चांस पोस्टमार्टम के टाइम पे। नेक्स्ट है ग्रोसली। ग्रोसली मीन्स एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली, मतलब कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे ग्रोसली अनफेयर जैसे बोलते हैं वैसा। इसको एग्जांपल में ऐसे बोल सकते हैं कि द इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैव बीन ग्रोसली एग्जैजरेटेड,
कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो शो हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। नेक्स्ट इज रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट मीन टू ड्रॉ बैक और विड्रॉ समथिंग, कुछ चीज को वापस ले लेना, उसको रिट्रैक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ही रिट्रैक्ट हिज एलिगेशंस, कि उसने अपने एलिगेशंस को वापस ले लिया। नेक्स्ट इज कम्युनिके। कम्युनिके मीन्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो कि मीडिया के थ्रू बोली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल द कंट्रीज फॉरेन मिनिस्ट्री इशूड अ कम्युनिके, मतलब कि एक कंट्री की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। नेक्स्ट इज रेटिफाई। रेटिफाई मीन्स टू गिव फॉर्मल कंसेंट टू मेक इट ऑफिशियली वैलिड, कि किसी चीज को ऑफिशियली वैलिड करने के लिए उसकी फॉर्मल कंसेंट देना, उसे कहेंगे रेटिफाई। जैसे इसको एग्जांपल में ऐसे बोल सकते हैं, बोथ कंट्रीज वर ड्यू टू रेटिफाई द ट्रीटी बाय द एंड ऑफ द ईयर, कि दोनों कंट्रीज को देना, अपनी फॉर्मल कंसेंट देना जरूरी है बाय द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है कॉशियस। कॉशियस मीन्स टू बी केयरफुल ऑफ द पोटेंशियल डेंजर, मतलब कि किसी चीज के लिए ज्यादा केयरफुल रहना। इसको एग्जांपल में ऐसे कई कई बोल देते हैं, कॉशियस ड्राइवर है, या कि कॉशियसली कुछ चीज करना चाहिए, वैसा। नेक्स्ट इज स्किटिश। स्किटिश मीन्स नर्वस और एक्साइटेबल, इजिली स्केयर्ड। तो ऐसा वो इसको एग्जांपल में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स आर स्किटिश अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डाउनटर्न, कि इन्वेस्टर्स नर्वस हैं कि इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज हेजी। हेजी मीन कंफ्यूज्ड और अनसर्टेन। जैसे एग्जांपल की तरह इसको यूज कर सकते हैं, स्कूल लीवर्स वर ऑफन हेजी अबाउट एम्प्लॉयमेंट, कि जो जब कॉलेज छोड़ रहे तो उनको ये थोड़ा अनसर्टेन थे कि उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। नेक्स्ट इज स्पूक। स्पूक मीन्स फ्राइटेंड और अननर्व, इसका मतलब डरावना। स्पूकी मीन्स जैसे स्पूक होता है, स्पूकी भी बोलते हैं, तो वो मतलब डरावना। तो इसको एग्जांपल में बोल सकते हैं ऐसे, स्पूक्ड अ कपल ऑफ ग्रिजली बेयर, कि उन्होंने कुछ ग्रिजली बेयर्स को डरा दिया। नेक्स्ट इज अब्रप्टली। अब्रप्टली मीन सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। इसको एग्जांपल में ऐसे बोल सकते हैं, द फिल्म एंडेड रादर अब्रप्टली, कि वो फिल्म अचानक से खत्म हो गई। नेक्स्ट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम द डिफिकल्टी, या फिर टफनेस। बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी भी एडवर्सिटी को विथस्टैंड करना, उसे रेजिलियंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में ऐसे बोल सकते हैं, द यस्टरडे बोरोड डेटा हिंटेड एट द रेजिलियंस ऑफ द इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, कि जो पिछली बार का जो बोरिंग डेटा था उससे पता चलता है कि जो इकोनॉमी है वो रेजिलियंट है। तो अब देखते हैं फाइनेंस कॉन्सेप्ट को। और फर्स्ट फाइनेंस कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। हमने पिछली वाली वीडियो में भी देखा था कि आरबीआई ने एमपीसी मीटिंग में ये डिसाइड करा है कि अगले 6 मंथ्स में भी वो कॉमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस ही रखेंगे। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के होते हैं स्टांस। तो फर्स्ट है अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, सेकंड है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, और थर्ड है न्यूट्रल। अकोमोडेटिव में क्या होता है कि उसमें जो सेंट्रल बैंक है, जो इंडिया का तो आरबीआई है, उसमें वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो सके और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसको कम किया जा सके और इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ पुश किया जाए। तो इसके लिए वो ये कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को लो ही रखें। और जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसे हॉकिश स्टांस भी कहते हैं, वो जस्ट अपोजिट है अकोमोडेटिव के। उसमें हाई इन्फ्लेशन रहते हैं ताकि मनी सप्लाई रिड्यूस हो सके मार्केट में से। और थर्ड है न्यूट्रल, जिसमें कोई जैसी पॉलिसी चल रही है वैसे चलने देंगे और ना ही उसमें एम्फेसाइज करेंगे किसी भी साइड पे जाने पर, ना ही स्टिमुलस क्रिएट करने के लिए मार्केट में, ना ही रिस्ट्रेन क्रिएट करने के लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट है रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन में होता क्या है, उसमें जो जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है, बट डिफ्लेशन उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें जो प्राइसेस हैं वो नीचे ही जाते रहते हैं और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो चीपर होते जाते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है क्योंकि ये चीज होता क्यों है, डिफ्लेशन आता क्यों है, वो इस वजह से आता है, प्राइसेस इस वजह से नीचे चले जाते हैं क्योंकि जो डिमांड होती है मार्केट में वो कम होती चली जाती है। वो इस वजह से कम हो जाती है क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती जाती है। इस वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड अपनी कम कर देते हैं और क्योंकि कंज्यूमर डिमांड कम हो जाती है तो अब जो प्रोड्यूसर हैं वो भी प्रोड्यूस कम करना शुरू कर देते हैं और प्रोड्यूसर भी जब शुरू कर देते हैं तो ये एक पूरा विशियस साइकिल शुरू हो जाता है जिससे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन और नीचे होता जाता है। तो इस चीज को रिवर्स करने के लिए, डिफ्लेशनरी पोजीशन को रिवर्स करने के लिए रिफ्लेशन आता है यहाँ पे। रिफ्लेशन में क्या है, इट मीन्स अ स्टॉप और रिवर्स ऑफ डिफ्लेशनरी सिचुएशन, और इसमें जो प्राइसेस नीचे ना गिरे या फिर दोबारा से इंक्रीज होना शुरू करें इसकी कोशिश रहती है। और इसमें होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्टिमुलस इंजेक्ट करती है इकोनॉमी में, चाहे वो फिजिकल साइड से हो, मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उस साइड से हो, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस हो जो सेंट्रल बैंक, तो वो स्टिमुलस पैकेजेस इंजेक्ट करती है इकोनॉमी में सो दैट प्राइस दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाए, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है टेपर टेंट्रम। टेपर टेंट्रम का जो हिस्ट्री है वो 2008 से शुरू हुई थी। जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो यूएस में उस टाइम पे
ग्रेट रिसेशन आ गया था, ग्रेट रिसेशन आ गया था। और इस वजह से इकोनॉमिक डाउनटर्न जब शुरू हो गया था तो इसको रिवाइव करने के लिए जो उस टाइम के जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे बेन बर्नाकी, तो उन्होंने प्रपोज़ किया था कि इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए इकोनॉमिक स्टिमुलस इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है। और ये इन्फ्यूज़ कैसे करेंगे? ये करेंगे बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम के थ्रू। और इसका नाम उन्होंने दिया था QE। QE का मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो उन्होंने इस प्रोग्राम में क्या किया था, बॉन्ड्स को खरीदना शुरू कर दिया था, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, जो US से ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड्स होते हैं उनको खरीदना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से जो बहुत सारा मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गया था बहुत ज़्यादा। बट हुआ क्या था कि फिर बाद में 2013 मई तक आते आते उन्होंने देखा कि थोड़ा इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है और बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिर अनाउंस किया था कि हम इन फ्यूचर कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद हम टेपर कर देंगे इस प्रोग्राम को, और हम बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को अब कम कर देंगे और स्टिमुलस को कम कर देंगे। तो पर हुआ क्या, इस अनाउंसमेंट ने सिर्फ एक पैनिक क्रिएट कर दिया। और क्या हुआ कि लोग ग्लोबल स्टॉक्स और बॉन्ड्स को एकदम से सेल करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो हुआ क्या था, देखो US में जो यील्ड थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। और हुआ क्या, क्योंकि जब US में यील्ड इंक्रीज़ हो रही है तो लोगों ने कहा कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे साउथ ईस्ट एशियंस की कंट्रीज़ हैं, उनमें से क्या कि वहाँ पे तो अब वो इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करके दोबारा से US लेके चले गए। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इमर्जिंग मार्केट थी वहाँ पे कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इस वजह से कैपिटल आउटफ्लो बढ़ने की वजह से जो करेंसी उनकी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गए थे, करेंसी डिप्रिशिएट हो गई थी फिर। और क्योंकि इस फिनोमिना को ही फिर टेपर टेंट्रम कहते हैं। अभी कॉन्सेप्ट रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, ये इस वजह से क्योंकि US दोबारा से ऐसा ही कुछ करने वाला है। क्योंकि जो अभी के जो फेड चेयरमैन हैं जेरेमी पोवेल, उन्होंने कहा है कि 2022-23 तक इन्फ्लेशन वहाँ भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। जो उनके 2% की जो बैंडविड्थ थी वो भी क्रॉस कर रहा है अब। तो इस वजह से उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज़ कर देंगे। और वो इसलिए इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि अभी तक वो 0% पे ही रखा था, ताकि एक मनी सप्लाई को हमेशा इंजेक्ट करते रहें। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं, बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम था, ये भी उन्होंने ख़रीदा कैसे, मनी आया कहाँ से, तो उन्होंने प्रिंट ही करा था ना। और क्योंकि अब गोल्ड स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से प्रिंट बहुत ज़्यादा पैसे करते गए और वही चीज़ इन्फ्यूज़ करते गए। बट एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये देखने वाला है कि इतनी ज़्यादा जब मनी प्रिंटिंग हुई और इतना ज़्यादा इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया इकॉनमी के अंदर, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली क्यों नहीं इंक्रीज़ हुआ। अब यहाँ पे आता है US का एडवांटेज ऑफ बीइंग एन इकोनॉमिक लीडर। तो उस वजह से क्या है, क्योंकि बहुत सारी जो करेंसीज है वो ऑलरेडी बैक्ड बाय हैं US से। नॉर्मली होता क्या है, करेंसी एक्सचेंज में जब भी अगर हम करेंसी का चार्ट देखें तो ये है हमारी सप्लाई, ये है डिमांड, और जब भी सप्लाई इंक्रीज़ होता है ये एक्सचेंज रेट है। तो क्या है, जब भी एक्सेस सप्लाई होता है तो करेंसी डेप्रिशिएट होती है न्यू इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। लेकिन US के केस में क्या है, मतलब US डॉलर के केस में क्या है कि उसकी थ्योरेटिकली स्पीकिंग अनलिमिटेड डिमांड है। तो चाहे कितनी भी सप्लाई इंजेक्ट करते रहे डॉलर, उसकी हमेशा ही डिमांड रहेगी मार्केट में टू ऑफसेट द एक्सेस सप्लाई। तो इस वजह से है कि अभी तक इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ा US में, इन स्पाइट ऑफ इंजेक्टिंग सो मच डॉलर्स इन दी इकोनॉमी। चीज है कि अब ये बात कर रहे थे लोग कि जब चाइना बन जाएगा इकोनॉमिक लीडर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी US के लिए, क्योंकि जब वो एडवांटेज US डॉलर का खत्म होके युआन में चला जाएगा, US डॉलर ड्रास्टिकली डिप्रिशिएट हो जाएगा और इस वजह से फिर वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ। तो अब ये है कॉन्सेप्ट है टेपर टेंट्रम का। अब फाइनली देखते हैं हम आर्टिकल को। तो आर्टिकल स्टार्ट ऐसे हुआ है कि US फेड हॉकिश टोन हैज जॉल्टेड सम ऑफ
the hot investment wager that has attracted speculative money in recent months, but some seasoned investor watcher see no reversal of the bull। कहा है कि अब जो यूएस फेडरल रिजर्व ने हॉकी स्टोन अपना लिया है कि मतलब उन्होंने बोला है कि अब वो आगे चल के पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज करेंगे। तो इस वजह से हुआ क्या है कि कुछ जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स थे उनको तो बहुत ज्यादा झटका मिला है, बट जो सीजन इन्वेस्टर्स थे उनको लग रहा है कि कोई चेंज नहीं आएगा, जो बुलिश फेज अभी चल रहा है। आगे बोला है, विल द ग्लोबल मार्केट सी अ शार्प सेल ऑफ इन द कमिंग डेज सिमिलर टू द टेपर टेंट्रम ऑफ 2013, हैव द पॉपुलर री-इलेक्शन रेट्स बेट ऑन रन देयर कोर्स। तो स्टार्ट कुछ इस तरीके से हुआ है कि यूएस फेड हॉकी स्टोन has jolted some of the hot investment wager that had attracted speculative money in recent months, but some seasoned market watcher see no reversal of bull market। कि जो यूएस के फेडरल रिजर्व ने अभी हॉकी स्टोन अपना लिया है, उन्होंने अपना मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस चेंज कर दिया कि आगे चल के वो अपने पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज करेंगे। इस वजह से जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स थे जो सिर्फ फायदा उठाना चाहते थे इस पैंडेमिक सिचुएशन में मार्केट से, उनको तो बहुत बड़ा लगा है, लेकिन जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स थे उनको लग रहा है कि कोई बुलिश इस फेज में कोई रिवर्सल नहीं आएगा। आगे बोला है, विल द ग्लोबल मार्केट सी अ शार्प सेल ऑफ इन द कमिंग डेज सिमिलर टू द टेपर टेंट्रम ऑफ 2013, हैव द पॉपुलर रिफ्लेशन ट्रेड बेट ऑन रिबाउंड इन द मार्केट रन देयर कोर्स, इज द बुल रन ओवर। तो कुछ कुछ सवाल आ रहे हैं अब कि लग रहा है लोगों को कि जो बुलिश, ये कुछ सवाल सामने आ रहे हैं कि जैसा 2013 में टेपर टेंट्रम के टाइम पे हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने अपने शेयर्स को सेल करना शुरू कर दिया था, क्या वैसा हो जाएगा? या फिर जो ये रिफ्लेशन ट्रेड है उसका अब जो कोर्स है वो पूरा खत्म हो गया, या इसकी पॉपुलैरिटी अब खत्म हो गई है, अब ऐसा कुछ नहीं है? या फिर पूरी तरह से जो बुलिश फेज चल रहा था पैंडेमिक के टाइम पे, जो डाउ जोन्स ईस्ट पैसिफिक मार्केट हो, चाहे यूरोपियन मार्केट हो, चाहे वो अमेरिकन मार्केट हो, सारी रेज हो रही थी, सबके स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस अपने ऑल टाइम हाईएस्ट टच कर रहे थे, क्या वो बुलिश फेज ही खत्म हो चुका है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अब सामने आ रहे हैं। आगे है कि देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट जिटरी इन्वेस्टर्स आर आस्किंग आफ्टर द यूएस फेडरल रिजर्व अनसेटल्ड market late last week with its unexpected hockey stone on interest rate forecast, a contrast to the more accommodative stance some months ago। ये चीज है, मेन चीज ये चीज तंग कर रही है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही उन्होंने बोला था कि हम अकोमोडेटिव स्टांस ही रखेंगे। जो फेडरल रिजर्व था उन्होंने कहा था अकोमोडेटिव स्टांस ही रखेंगे, बट अभी कुछ हफ्तों पहले ही उन्होंने बोला है कि नहीं, हम तो चेंज कर रहे हैं, हम हॉकी स्टोन रखेंगे आगे को चल के। आगे बोला है, फॉर अ मार्केट थ्राइविंग ऑन लिक्विडिटी द फेड रिमार्क केम एज अ जॉल्ट टू सम ऑफ द हॉट इन्वेस्टमेंट वेजर्स दैट हैड अट्रैक्टेड स्पेकुलेटिव मनी इन रीसेंट मंथ। वही चीज कि जो क्योंकि यूएस इकोनॉमी तो इस वजह से ज्यादा रिवाइव हो रही है क्योंकि उस पर स्टिमुलस तो बहुत ज्यादा आ रहा है और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इन्फ्यूज करती है वहां के जो सेंट्रल बैंक है। बट अब क्योंकि उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेजेक्टरी है उसको चेंज करने का सोचा है, और इसलिए फेड के रिमार्क्स की वजह से जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने सोचा था कि पैंडेमिक का इस्तेमाल करके हम प्रॉफिट कमा सकते, उनको बहुत ज्यादा इस वजह से का आया है। आगे बोला, रिफ्लेशन ट्रेड हैव बीन द बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ द फेड्स चेंज इन स्टांस ऑन वेडनेसडे विद द ग्लोबल अनवाइंडिंग ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, सेल ऑफ इन वैल्यू स्टॉक एंड राइज इन लॉन्ग टर्म यील्ड लेट लास्ट वीक ट्रिगरिंग मार्जिन कॉल्स एट ग्लोबल हेल्थ फंड पंटिंग ऑन बॉन्ड एंड कमोडिटी। तो वही चीज है कि रिफ्लेशन ट्रेड जो को सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है फेड के अपने स्टांस चेंज करने से। रिफ्लेशन ट्रेड मतलब बेसिकली क्या है कि जब पैंडेमिक स्टार्ट ही हुआ था तो लोगों ने कहा था कि क्या पैंडेमिक तो आगे चले गए, तो कहा था कि बहुत सारे जो सेक्टर्स थे उस टाइम पे अफेक्ट हो गए थे, पर वैसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर माने जाते हैं, तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, जैसे कि मेटल है और सिल्वर है और जो होटल, केटरिंग, एयरलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, उन सारे सेक्टरों में लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था एज़ कम्पेयर टू अदर जो रिस्की माने जाते हैं। तो हुआ क्या कि उस वजह से अब इनको फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये लगा था कि क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये लगा था कि पैंडेमिक में जब जो फेडरल रिजर्व है वो इतना ज़्यादा स्टिमुलस इंजेक्ट कर रहा है इकोनॉमी में, तो बट ऑब्वियस है, और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो सप्लाई कंस्ट्रेंट है वो भी है कि प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, और एकदम से ये स्टिमुलस पर स्टिमुलस इंजेक्ट करते जा रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। इससे ये तो परफेक्ट सिचुएशन है कि आगे चल के इन्फ्लेशन होगा ही होगा ना, क्योंकि एक्सेस से डिमांड तो क्रिएट होती जा रही थी, क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा तो जा ही रहा था एज अ स्टिमुलस दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट।
तो इस वजह से उन इन्वेस्टर्स ने, जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स थे, उनको लगा था कि आगे चल के तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा ही होगा बहुत ज्यादा और बाकी चीजों के प्राइसेस वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन अब फेडरल रिजर्व ने अपना स्टांस चेंज कर लिया, क्योंकि अभी तक तो क्या होता था, क्योंकि उनके 2% की जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट है कि उतना होना चाहिए, तो उन उस पे ही रहते थे। लेकिन और उन्होंने कभी भी हॉकिश या फिर मतलब कि कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी तो कभी अपनाई नहीं। तो उनको लगा था कि आगे चल के भी नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, उनकी जो थ्योरी थी, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी इन्वेस्टर्स की, वो सारी गलत निकली, क्योंकि आगे तो चल के उन्होंने अपना पूरा स्टांस ही चेंज कर दिया ना। नहीं तो वो लोग जिन्होंने इस वजह से इन्वेस्ट करा था वैल्यू स्टॉक्स में या कमोडिटीज में, ये सोच के कि आगे चल के इन्फ्लेशन होगा और हम उस इन्फ्लेशन से बच जाएंगे, अब वो तो उनकी स्ट्रैटेजी गलत हो गई, क्योंकि आगे का तो इन्फ्लेशन उन्होंने होने ही नहीं दिया ना, क्योंकि वो हॉकिश बिहेवियर अपना लेंगे। अभी ये मतलब थ्योरी है, उन्होंने कहा है, अभी करा नहीं है कुछ ऐसा। पर ये चीज है कि उनका जो रिफ्लेशनरी ट्रेड उन्होंने करे थे उस टाइम पे, जो बैटिंग करी थी उन स्टॉक्स पे, वो उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए। आगे चल के बोला है कि वही चीज कि इसी वजह से जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उनको भी लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। और क्योंकि लॉन्ग टर्म यील्ड भी बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने मार्जिनल कॉल, अपने मतलब ग्लोब हेज फंड्स को बोला होगा कि हमारे वो सारे सेल कर दो, क्योंकि हमें पता है जो यील्ड का रिवर्स रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ बॉन्ड से, क्योंकि जैसे जैसे यील्ड इंक्रीज होगी वैसे वैसे उस बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो फिर ये है ना कि बॉन्ड होगा तो उनके लिए तो लॉस है कि उन्होंने खरीदा होगा 10 में, अब वैल्यू उसकी 5 या 4 बची होगी, तो कोई फायदा है नहीं उसका। तो वो लोग चाहते हैं कि अभी बेच दे जल्दी से जल्दी, कि आगे क्या भरोसा, आगे और यील्ड बढ़ जाए। तो वो चीज है कि अब लोग बेचना अपना शुरू करने लग गए। आगे बोला द लाइकली लिक्विडेशन ऑफ सेवरल सच लेवरेज्ड ट्रेड कुड लीड टू मोर पेन इन ग्लोबल मार्केट, लीडिंग टू सम शार्प स्विंग एंड हाइटनिंग अनसर्टेनिटी इन द नियर टर्म। वॉल स्ट्रीट विटनेस अ सेल ऑफ ऑन फ्राइडे आफ्टर कमेंट फ्रॉम फेड ऑफिशियल जेम्स ब्लॉड that the central bank might rise in interest rate sooner than previously expected। तो वही चीज है कि अनसर्टेनिटी इस वजह से बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकती है। और सेल ऑफ तो खैर फ्राइडे को ही शुरू हो गया था, और ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि जब फेड ने वो अनाउंस कर दिया कि वो शायद से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे आगे फ्यूचर में। बट सीजन्ड मार्केट वॉचर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस वोंट मीन अ रिवर्सल ऑफ द बुल मार्केट। द फेड दे रेकन हैज merely put down a roadblock to check the runaway prices of various assets, mainly commodity, but in the process of introduced a new risk parameter for global financial market। but जो seasonal investors थे वो कह रहे हैं कि इससे होगा कुछ नहीं, जो बुलिश फेज है वो अभी तक जाएगा नहीं। और उनका ये कहना है कि ये फेड ने जो ये कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टांस आगे लेने का सोचा है वो सिर्फ कुछ नहीं है, वो इस वजह से है क्योंकि कुछ कमोडिटी प्राइसेस, ऑल प्राइसेस है, वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, तो वो उन सब प्राइसेस को कंट्रोल पे लाने के लिए ही कर रहा है सिर्फ। आगे द अमेरिकन सेंट्रल बैंक अब्रप्टली सिग्नल्ड ऑन वेडनेसडे that an interest rate rise could happen as early as 2023, considered an acknowledgement of a growing inflationary pressure. The outlook spooked investors because in March the Fed said it saw no hike at least till 2024। तो वही चीज है कि एकदम से ही फेड ने अपना स्टांस चेंज कर दिया। पहले कुछ महीनों पहले बोला था मार्च में कि 2024 तक कोई राइज नहीं है इंटरेस्ट रेट में, बट अब कह रहे हैं कि 2023 तक ही हम वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। आगे बोला था अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी बाय ग्लोबल सेंट्रल बैंक से लेड बाय द फेड include zero interest rate and is keeping the system awash with liquidity through huge monthly bond purchases coupled with fiscal policies so by various government have prompted investors to bet on economic recovery। ultra लूज मॉनेटरी पॉलिसी बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स ने भी करा हुआ था, सिर्फ फेड ने नहीं करा हुआ था। और मतलब इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि फेड तो हमेशा से काफी सालों से जीरो इंटरेस्ट रेट रख रहा है, वहां तो कुछ है ही नहीं। और वो क्वांटिटेटिव ईजिंग भी हर मंथली बेसिस पे करते रहते हैं, मतलब कि वो लिक्विडिटी बस इंजेक्ट करते थे बॉन्ड बाइंग के थ्रू। तो ये चीज से तो सबको ही पता था कि ये बहुत सालों से फेड ये स्ट्रैटेजी अपना रहा है मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। बट और ये इसी चीज के ऊपर इन्वेस्टर्स ने बेट करा था कि आगे चल के इकोनॉमिक की रिकवरी होगी। आगे का है दैट ड्राइविंग अप द appetite for metal, cement, industrial and other beaten down stock broadly part of the reflation trade. The launch of a COVID vaccine late last year resulted in this strategy dominating the global investment landscape over the past 6 months, replacing growth stock such as technology consumer facing businesses। तो कहा है कि इसी वजह से, क्योंकि उनको पता था कि आगे चल के क्योंकि इतनी ज़्यादा अल्ट्रा लूज पॉलिसी है, अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी है, इस वजह से इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा ऑब्वियसली।
तो उन्होंने कहा था कि आगे चल के क्योंकि इन्फ्लेशन होना ही है तो हमें तो ऑब्वियसली उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ना, ताकि उस इन्फ्लेशन को हम मिटिगेट कर सकें, ताकि उस आगे चल के हमें इन्फ्लेशन से फर्क ना पड़े। तो इसलिए उन्होंने फिर मेटल, सीमेंट, इंडस्ट्रियल स्टॉक्स उनमें इन्वेस्ट करना ज्यादा शुरू कर दिया था। और ये सिर्फ ये नहीं है, और ये कुछ जब से फिर वैक्सीन भी आ गई लास्ट ईयर, तो उसकी वजह उस टाइम पे तो और ज्यादा लोगों ने फिर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप पे। फिर आगे कहा है अमिड द प्रेशर ऑफ लिक्विडिटी एंड सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट फॉलोइंग कोविड, इन्वेस्टर आल्सो एंटिसिपेटेड अ रिसर्जेंस, वो चीज कि इतनी ज्यादा लिक्विडिटी डाल रहे थे और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट तो थे ही थे कोविड के टाइम पे, क्योंकि 100% क्योंकि लॉकडाउन तो अभी भी है ना, 100% मोबिलिटी तो कहीं पे भी नहीं है। तो वही चीज है कि उनको तो लग ही रहा था, उनको एंटिसिपेट वो कर ही रहे थे कि इन्फ्लेशन दोबारा से आगे गए। रिफ्लेशन इज द टर्निंग पॉइंट इन इकोनॉमिक रिकवरी लीडिंग टू अ पिकअप इन इन्फ्लेशन। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हैज बीन शेकन विद द फेड रिवर्सिंग इट्स स्टांस अब्रप्टली, क्योंकि अब एकदम से जब फेड ने चेंज कर दिया अपना स्टांस तो उनकी तो पूरी स्ट्रैटेजी गलत हो गई ना, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ाएगी नहीं फेड, मतलब एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। Market participants are now expecting a pause in the momentum in reflation trade, but insist such bet have not run their course. The resiliency in oil prices after Fed's remark is perceived to be an indicator of faith in renewed economic activity. क्योंकि अब हो क्या रहा है कि कुछ कह रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स कि हो सकता है अब जो रिफ्लेशनरी ट्रेड या डिफ्लेशनरी बेट्स जो लोग लगा रहे थे पहले कि उन स्टॉक्स में कर रहे थे जिससे इन्फ्लेशन से थोड़ा बचा जा सकते या उसका फायदा उठा सकते, अब उन पे थोड़ा शायद से कमी हो सकती है, क्योंकि अब वो सब चेंज तो करी सोच फेड कह रही है कि चेंज कर देगी अपनी पॉलिसी को, बट ये कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से कुछ चीज खत्म नहीं हुआ है। कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि वो उस तरफ से इन्वेस्ट करना ये अभी थोड़े टाइम के लिए जारी रह सकता, और क्योंकि ऑयल प्राइसेस तो अभी भी खैर बढ़ ही रहे हैं तो हो सकता है कि क्या पता इसका फायदा उठा सकें। फिर बोला है दैट सेड द अंडरटोन हैज टर्न्ड फ्रॉम कॉशियस टू स्किडिश एज इन्वेस्टर्स आर नाउ वेटिंग टू असेस द extent of damage the Fed remarks might cause to the market confidence and liquidity। तो वही चीज है कि अब जो उनकी बिहेवियर है वो कॉशन से स्किटिश पे चेंज हो गया इन्वेस्टर्स का, और अब वो देख ही रहे हैं कि कैसे असेस करना चाहिए कि कैसे क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं, क्योंकि फेड ने अपना जब स्टांस चेंज कर दिया है। तो क्या फेड फंड मैनेजर्स आर गियरिंग अप फॉर अ फ्यू सिनेरियोस टू प्ले आउट, कि अब फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं वो देख। पहला वो कह रहे हैं कि मार्केट कुड रिएक्ट स्ट्रांगली टू द पोवल्स कमेंट इन द कमिंग डेज सिमिलर टू the taper tantrum of 2013 when the comments by the then Fed chairman Ben Bernanke on cut in bond purchase sparked panic in the global financial market। तो वही चीज जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया था फाइनेंस कॉन्सेप्ट में कि बेन बर्नाकी ने कैसे करा था, कि उन्होंने बोला था कि वो जो बॉन्ड बाइंग एक्सरसाइज है, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, उसको वो बंद कर देंगे। बट हुआ क्या उससे, उसकी वजह से ये हुआ कि मार्केट पूरा उस पैनिक में आ गई थी, और इस वजह से लोगों ने फिर डेवलपमेंट जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनसे अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल विड्रॉ कर लिया था और दोबारा से अमेरिका में लेके आ गए थे। और इससे हुआ क्या था, इससे सिर्फ यूएस पे फर्क नहीं पड़ा, बाकी सारे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे भी पड़ा था, क्योंकि जो इमर्जिंग मार्केट्स थी उनका तो सारे करेंसी डिवैल्यूएट हो गया, वो डेप्रिशिएट हो गया था। इस वजह से हो सकता है कि जो 2013 के टेपर टेंट्रम के टाइम पे जो सिचुएशन थी शायद से वही चीज हो जाए जेरेमी पोवेल की कमेंट की वजह से। और पर कुछ इन्वेस्टर ये भी कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स would not mind this. In the past few weeks, informed investors, mainly institutional and big trader, have been piling up cash and holding back from fresh equity purchase as the price share in valuation had made it tough for them to deploy money. Drop will be a perfect opportunity to deploy cash in the market. तो उन्होंने कहा है कि अगर वो सिचुएशन भी आती है, टेपर टेंट्रम वाली सिचुएशन भी आती है, तो अगर फेड इन्फ्यूज ना भी करे अब लिक्विडिटी, तो कुछ इन्वेस्टर्स को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स थे वो तो कैश वैसे ही इकट्ठा करते जा रहे थे, और वो पहले से ही अपने आप को मतलब उन्होंने रोक रख दिया रिफ्रेनिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन फ्रेश इक्विटी, क्योंकि उन्हें पता है क्योंकि अभी मार्केट ओवर वैल्यू खरीदने का कोई फायदा नहीं है। बट अगर सिचुएशन आ जाती और वो लिक्विडिटी बंद कर देते जो फेड है, तो उनके पास इतना पैसा है सो दैट दे कैन डिप्लॉय मनी इजीली इन द मार्केट। आगे उन्होंने कहा कि अगला सिनेरियो ये हो सकता है दैट कुड प्ले आउट दैट द मार्केट स्विंग्स वाइडली इन अ रेंज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब शायद से कुछ भी स्विंग आ सकता है मार्केट में। आगे बोला द मार्केट वॉचर्स दिस मेक्स द आउटलुक हेजी बियॉन्ड द नेक्स्ट फ्यू
few weeks. This could lead to faster rotation of money in the market. Money managers under pressure to keep a portfolio return ticking could churn their holding more often as the days of the making easy money might be over. The new risk might require investors to take a more measured approach towards equity. वो एक आएगा कि आगे का कुछ वीक्स में क्या होगा उसका वो अनसर्टेन है, अभी हेजी मतलब अनसर्टेन है आउटलुक, तो वो कुछ कह नहीं सकते। और हो सकता है कि जो मनी रोटेशन है सेक्टर से उस सेक्टर, जो कि शायद से अब वो जिन्होंने रिफ्लेशन ट्रेड में इन्वेस्ट करा होगा वो अपने शायद से उन सेक्टर से पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दें। रोटेशन ऑफ मनी देखने को मिल सकता है, पर यही है कि मनी मैनेजर्स का क्या प्रेशर तो रहेगा कि वो रिटर्न बना के रखे, और क्या है कि आगे चल के शायद से इन्वेस्टर को हो सकता है कि अब वो थोड़ा और मेजर्ड अप्रोच ले इक्विटी इन्वेस्ट करते वक्त। तो ये था आज का वीडियो। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।